गंगा किनारे बसा रामपुर गांव मानो किसी पुराने चित्र की तरह था। सुबह सुबह हल्की सी धुंध खेतों पर चादर बनकर फैल जाती थी और दूर से गंगा नदी की लहरों की मीठी सी आवाज सुनाई देती थी। पक्षियों का चहचहाना, बैलों की घंटियों की छन छन और कहीं दूर से आती रसोई में जलती लकड़ियों की खुशबू, ये सब मिलकर गांव की सुबह को जादुई बना देती थी। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसकी जड़ें जमीन को पकड़कर मानो सदियों से खड़ी थीं। उसके नीचे एक पुरानी लकड़ी की बेंच, एक मिट्टी का चूल्हा और चाय के लिए पीतल का भगोना रखा रहता था। सुबह होते ही गांव के बुजुर्ग, किसान और बच्चे वहीं इकट्ठा होते। चाय की चुस्कियों के साथ खेत खलिहान और दुनिया भर की बातें होती। उसी गांव के पुराने हिस्से में एक बड़ा सा हवेली नुमा घर था। मिट्टी की दीवारें, ऊंचा लकड़ी का फाटक और छप्पर की छत। ये घर था शंकरलाल का। गांव में सब उन्हें प्यार से बाबूजी कहते थे। बाबूजी की उम्र करीब 65 साल थी। चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में अनुभव और ममता की चमक। उनके 2 बेटे थे। रघुनाथ, बड़ा बेटा पढ़ा लिखा शहर में सरकारी नौकरी करता था। साल में मुश्किल से एक बार गांव आता। मधुकर, छोटा बेटा, खेती किसानी में लगा रहता, बाबूजी का सहारा। रघुनाथ की पत्नी सुमित्रा और बेटा अनिकेत शहर में रहते थे। मधुकर की पत्नी गौरी और 2 बच्चे, चंदा और गोपाल, गांव में बाबूजी के साथ रहते थे। एक दिन गांव के चौपाल में चर्चा चली कि पास वाले खेत की जमीन बिकने वाली है। बाबूजी यह बात सुनते ही सोचते हैं, ये जमीन हमारे घर के पास है, अगर हम खरीद लें तो बच्चों के लिए अच्छा होगा। बाबूजी ने ये बात मधुकर को बताई। बेटा मधुकर, चौपाल में चर्चा चली है कि हमारे घर के पास वाली जमीन बिकने वाली है। मैं सोच रहा हूं कि यह जमीन को हम खरीद लें। बिल्कुल बाबूजी, इससे हम अपनी फसल का दायरा बढ़ा सकते हैं। रघुनाथ को बाबूजी की जमीन वाली बात गांव से पता चली। बात पता चलते ही रघुनाथ ने गांव में बाबूजी को फोन मिलाया और कहा, बाबूजी, जमीन में पैसा लगाने से अच्छा है उसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए। गांव की खेती में अब फायदा नहीं। बाबूजी चुप रह गए, लेकिन उनके दिल में अभी भी वह जमीन थी। गौरी ने रसोई में मधुकर से धीरे से कहा, बड़े भैया को गांव की मिट्टी की खुशबू कहाँ समझ में आएगी, उन्हें तो बस शहर के नोट अच्छे लगते हैं। उस रात बाबूजी को एक अजीब सपना आया। उन्होंने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे एक पीले कपड़ों में लिपटा साधु बैठा है और गंभीर आवाज में कह रहा है, जमीन मत बेचना बेटा, यही तुम्हारे खानदान की किस्मत पलट देगी। बाबूजी अचानक पसीने में तरबतर उठ बैठे। सुबह जब वे बरगद के पेड़ के पास गए तो वहां सच में एक अजनबी साधु बैठा था। साधु ने उनकी ओर देखकर कहा, बेटा, जिस चीज पर पीढ़ियों का पसीना गिरा हो उसे पैसों में मत तोलो। बाबूजी हैरान रह गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने फिर देखा, साधु गायब हो चुका था। कुछ हफ्तों बाद गांव पर संकट आ गया। बारिश बिल्कुल नहीं हुई, खेत सूखने लगे, तालाब का पानी घटने लगा। मधुकर दिन रात खेत में मेहनत करता, लेकिन आधी फसल भी नहीं हुई। शहर से रघुनाथ रोज फोन करता, मैं कह रहा था ना, खेती अब घाटे का सौदा है, जमीन बेच दो और शहर आ जाओ। बाबूजी का मन टूटने लगा, लेकिन गौरी ने हिम्मत नहीं हारी। बाबूजी, अगर आप चाहें तो हम इस जमीन में कुछ नया उगा सकते हैं। अदरक और हल्दी की खेती में फायदा है। बाबूजी को बात पसंद आई, पर समस्या थी, बीज और खाद के लिए पैसे कहाँ से आए। उस रात बाबूजी पुराने स्टोर रूम में गए। कोने में उनकी पत्नी की याद में रखा एक पुराना लकड़ी का संदूक था। धीरे से ताला खोला तो अंदर कपड़े में लिपटा लोहे का छोटा बक्सा निकला। उसमें चांदी के पुराने सिक्के और कुछ सोने के गहने थे। उनकी पत्नी ने बरसों पहले बच्चों के भविष्य के लिए छुपा कर रखे थे। बाबूजी की आंखें भर आईं। ये तेरी आखिरी निशानी है और शायद अब तेरी मंशा पूरी होगी। उन्होंने तय कर लिया, गहने बेचकर खेत में नई खेती शुरू करेंगे। अगले दिन मधुकर और गौरी ने अदरक और हल्दी की खेती शुरू कर दी। गांव के लोग ताना मारते, अरे भाई, सूखी जमीन में हल्दी, लगता है मधुकर और उसकी पत्नी पागल हो गए हैं। लेकिन मधुकर ने हार नहीं मानी। 3 महीने बाद हल्की बारिश और जी तोड़ मेहनत ने कमाल कर दिया। खेत हरे भरे हो गए और फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव वाले हैरान रह गए। मंडी में अदरक और हल्दी के दाम आसमान छू रहे थे। जब रघुनाथ को शहर में खबर मिली कि गांव में खेती से मुनाफा हुआ है, वह तुरंत आ गया। वह बाबूजी से बोला, बाबूजी, आपने अच्छा किया जो जमीन नहीं बेची। अब हम मिलकर और जमीन खरीद सकते हैं। बेटा, जमीन सिर्फ पैसों के लिए नहीं होती, ये घर की जड़ होती है। जिस दिन ये जड़ कट जाएगी, घर की छत भी गिर जाएगी। रघुनाथ की आंखें झुक गईं। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी मिट्टी और परिवार से दूर हो गया था। कुछ दिन बाद बाबूजी गांव के चौपाल में बैठने जा रहे थे, तभी उन्हें बरगद के नीचे वही साधु फिर दिखाई दिया। बाबूजी ने उनके पास जाकर पूछा,
महाराज, आप कौन हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं बस समय का संदेश लाने वाला हूँ। जो अपनी जड़ों को नहीं भूलता उसका भविष्य कभी सूना नहीं होता। इतना कहकर वह चले गए और आगे जाकर गायब हो गए। बाबूजी समझ गए ये साधु कोई साधारण साधु नहीं, ये ईश्वर का स्वरूप है। कुछ महीनों बाद बाबूजी ने दोनों बेटों को साथ बैठाकर कहा, बेटा, ये घर, ये खेत, ये मिट्टी, यही हमारी पहचान है। इसे संजोकर रखना ही असली दौलत है। रघुनाथ ने गांव में ही बिजनेस शुरू किया। मधुकर के साथ मिलकर खेती बढ़ाई। पूरा परिवार एक साथ था और रामपुर गांव में उनकी मिसाल दी जाती थी।